सो भाई लोग स्टे हम्बल रहने का ज्ञान दिए थे अर्लिन हालैंड भैया मिकेल आर्टेटा को कुछ महीने पहले, लेकिन आज के टाइम में पासा पलट चुका है, टाइम बदल चुका है। अब हम्बल रहने का बारी अर्लिन हालैंड का आ चुका है, क्योंकि 5 मैच में हालैंड भैया ने उतना कुछ उखाड़ा नहीं है और उनका टीम हार चुका है 5 मैच बैक टू बैक। तो देखो छोटा सा ज्ञान कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। तो रिस्पेक्ट दो। देखो मैं 8 साल का तो फैन नहीं हूँ, मिकेल आर्टेटा तो मेरा फूफा का लड़का नहीं है, लेकिन आप ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देने में ना पैसा नहीं लगता, फ्री में रिस्पेक्ट दे सकते हो। तो ये सारा आप चूतिया अगर करोगे तो आपका भी भैया खराब दिन आएगा और ये सारा चीज़ बैक फिर से आएगा। और ये अर्लिन हालैंड भैया सोच ले कि भाई कौन से जगह पे मैं फंस चुका हूँ। एटिहाद में आके मेरे घर पे आके 4 गोल मार के चले गया टॉटनहम, और ये टॉटनहम का फ्लूक नहीं मेरे भाई, 1 महीने के अंदर टॉटनहम का ये 2nd विन है वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। कैराबो कप से टॉटनहम ने एलिमिनेट किया सिटी को, 2-0 का आई थिंक स्कोर लाइन था, और उसके बाद फिर से एटिहाद में जाके उनके घर पे जाके 4-0 से आप मैच जीत रहे हो। तो भैया एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट विन फॉर पोस्टेकोग्लू एंड फॉर द टॉटनहम। और थोड़ा डगमगाते हुए सिटी, क्योंकि आप अगर टेबल की अगर सिनारियो देखो, 11 मैच में 28 पॉइंट लेके टॉप में कंफर्टेबली है लिवरपूल, और 1 मैच ज़्यादा खेल के मतलब 12 मैच में 23 पॉइंट लेके थोड़ा प्रेशर में, थोड़ा या नहीं बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में सिटी, क्योंकि बैक टू बैक 5 मैच वो लोग हार चुके हैं। पेप गार्डियोला अपने करियर में पहली बार 5 मैच बैक टू बैक हारे, तो आप समझ रहे हो कि पहली बार पेप को ये चीज़ एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। और मतलब कैसे निकलेंगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि प्रीमियर लीग में उनका अगला मुकाबला है लिवरपूल के साथ, और उनके घर पे मतलब एनफील्ड में जाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क होगा। एंड कैसे कमबैक करेंगे। अब पेप तो जीनियस है भैया, 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर, लेकिन यहाँ से कैसे कमबैक करता है देखना पड़ेगा मेरे भाई। अब अगर कल का मैच की बात करें, ऐसा नहीं है मेरे भाई लोग कि टॉटनहम फ्लूक से मैच जीत गया। अगर आप XG से देखो तो 2.51 का XG था टॉटनहम का, और 2.14 का XG सिटी का भी था। मतलब सिटी भी बहुत ही बढ़िया चांसेस बनाए थे। मैच के शुरू में रॉड्री वहां पे आते, बैलन डोर का प्रदर्शन ही होता है, बैलन डोर शो वगैरह करते हैं। अगर मैच की अगर बात करें, टेक्टिकल एनालिसिस थोड़ा बहुत करें एज अ बैंटर साइड, देखो मिडफील्ड में रॉड्री नहीं, हमको पता है, आपको पता है, सारे लोगों को पता है, रॉड्री इज इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मिडफील्ड, क्योंकि कोवासिच जो काम नहीं कर पाता, या फिर कोई भी बंदा वो डिफेंसिव अवेयरनेस दे नहीं पाता, या फिर जो आप सेंटर बैक बताओ या फिर मिडफील्ड बताओ, वो जो कनेक्टिविटी है वो रॉड्री देता है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रॉड्री नहीं है, इसका मतलब पूरा मिडफील्ड गायब हो जाएगा, ये तो भाई क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि गुंडोगान भी भैया मिडफील्डर है, बर्नार्डो सिल्वा बताओ, फिल फोडेन बताओ, आप अगर रिको लुइस इन्वर्ट करके आता है, मतलब ठीक है, रॉड्री नहीं है, ठीक है मेरे भाई। कल टॉटनहम में भी उनका 2 सेंटर बैक नहीं था, क्रिस्टियन रोमेरो भी नहीं था, मिकी वैन डर वेन भी नहीं था। मतलब आप होम पे खेल लो और ऐसे टॉटनहम से खेल लो, ऐसे टॉटनहम भी नहीं कि बहुत आग उगल रहा है टॉटनहम 2nd या 3rd पोजीशन पे। टॉटनहम भी भैया हेरे अंदर स्ट्रगल कर रहा है। टॉटनहम अपना पिछला मैच इप्सविच हार के आया है, इप्सविच टाउन से हार के आया है मेरे भाई 2-1 से। अगर उस टॉटनहम के साथ आप खेल रहे हो और आपका मिडफील्ड पूरा गायब है, तो भाई क्वेश्चन मार्क होता है प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स अपना कमिटमेंट कैसे कर रहे हैं, या मैनेजर के ऊपर, मैनेजर क्या एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका प्लानिंग वन डायमेंशन है। वी ऑल नो दैट पेप गार्डियोला इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इस 21st सेंचुरी, लेकिन 5 मैच में बैक टू बैक एक ही टैक्टिक्स या फिर एक ही गलती, क्वेश्चन मार्क तो गारंटी भैया उठेगा। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब पहला पॉइंट ये कि भाई मिडफील्ड मेरे को दिखाई नहीं। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, भाई काइल वॉकर भैया खत्म है। काइल वॉकर बहुत बड़ा खिलाड़ी है मेरे भाई, ही इज अ सिटी लेजेंड, लेकिन आज के टाइम में मेरे को लगता है ये मैच थोड़ा स्टेटमेंट मैच होगा काइल वॉकर के लिए, कि काइल वॉकर को थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, या फिर काइल वॉकर को फर्स्ट टीम 11 में मतलब प्लेइंग 11 में अब जगह शायद पेप गार्डियोला नहीं देगा। अगर आप मौके की बात करो, मैंने बोला 2.14 का XG था सिटी का, ऐसा नहीं सिटी मैच में था ही नहीं। सिटी भाई बहुत मौके बनाए, 4 मौके बनाए, 4 बिग चांस बनाए, चारों बिग चांस मिस किया। एंड अदर हैंड साइड में 6 बिग चांस बनाए टॉटनहम ने, और वहां पर उन्होंने 2 मिस किया, बाकी 4 डाल दिए। मतलब फोडेन और हालैंड को भर भर के मौके मिले थे मेरे भाई, लेकिन हालैंड वो स्टे हम्बल वाला जो हालैंड है, वो हालैंड बरी नहीं कर पाया, 2 1-to-1 चांस भी बरी नहीं कर पाया। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। पिछले 5 मैच पे हालैंड के फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क, या फिर टेंशन पेप को भी होगा, बाकी प्लेयर्स को भी होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही नंबर 9 है मेरे भाई, क्योंकि अल्वारेज को आप बेच चुके हो एथलेटिको मैड्रिड में। आपका नंबर 9 अगर स्कोर नहीं कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो भाई टेंशन की तो घड़ी आया है मेरे भाई। लेकिन हम जानते हैं हालैंड यहाँ पे
कमबैक कर लेगा, लेकिन कमबैक करते करते इतना टाइम ना निकल जाए कि लिवरपूल ज़्यादा ही लीड पे चले जाए, क्योंकि ऑलरेडी 5 पॉइंट्स का लीड हो चुका है और उनके पास एक और गेम है और वो साउथहैम्पटन के खिलाफ है। तो मतलब वो गेम तो जीत जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर जीत जाता है तो 31 पॉइंट हो जाएंगे मेरे भाई, 8 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा। अगर टॉटनहम की बात करें, देखो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर न्यूज़ में आई वांट कुलुसेवस्की, राइट हैंड साइड पे कुलुसेवस्की जो काम करता है, हाफ से को जैसे मैनिपुलेट करता है, इन्वर्ट करता है, क्रॉसेस वगैरह मारता है, आई लव कुलुसेवस्की। लेकिन हम उस वीडियो में बोले थे कि टॉटनहम के साथ डील करना प्रॉब्लमेटिक होगा। कल कुलुसेवस्की ने भैया अपना मास्टर क्लास दिखाया, जो राइट हैंड साइड पे भैया उस मतलब डिफेंडर को कुत्ता बनाया, क्या ही बोले। आई लव दिस गाय भाई कुलुसेवस्की। उसके बाद पेड्रो पोरो भी काफ़ी खतरनाक, आप राइट बैक के ऑप्शन से बोलो, बंदे के पास रॉ पेस है, बंदा गोल भी स्कोर किया। राइट हैंड साइड से जो ऑपरेशन चल रहा था पेड्रो पोरो और कुलुसेवस्की जो पार्टनरशिप था, वो भाई भैया राइट हैंड साइड पे मैच खा चुका था। उसके बाद जेम्स मैडिसन, आप जानते हो टॉटनहम का मेन जो क्रिएटर रहता है नंबर 10, जेम्स मैडिसन का गोल भी आया, मिडफील्ड आराम से कंट्रोल कर रहा था। मिडफील्ड में जो बॉल चल रहा था जेम्स मैडिसन का, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। जेम्स मैडिसन इज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन जेम्स मैडिसन जिस तरीके से कल बॉल रोल कर रहा था मिडफील्ड में ना, मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन पॉइंट पे कोई छोटे मोटे कॉलेज का कोई प्लेयर खेल रहा था। भाई जेम्स मैडिसन इतने आराम से बॉल टहला रहा था, फाइनल थर्ड में लेके जा रहा था, बॉक्स के अंदर एंट्री कर रहा था, शूट मारने का, फ्लैशेस देने का उसके पास स्पेसेस था। तो भाई क्वेश्चन मार्क होगा भाई, इतना मिडफील्ड का प्रॉब्लम सिटी के पास पहली बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चीज हम लोग बहुत सालों से मेरे भाई नहीं देखे थे। और सॉन तो भैया है। देखो एक और चीज़ है, सोलंकी इस मैच में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास जो नंबर 9 है, जो सेंटर फॉरवर्ड है सोलंकी को उतने 1-to-1 मौके या फिर उतना जो फाइनल थर्ड में मौका नहीं मिला। अगर उसको मौका मिलता तो भैया ये 5-0 6-0 भी हो सकता था। ऑल्दो ये 4-0 वाला गेम नहीं है, ये 4-2 वाला गेम है, लेकिन फिर भी भैया टॉटनहम डिजर्व करता है और टॉटनहम ये मैच जीतता। सिटी कल मैच में था नहीं, 1-2 मौके मिले थे, अच्छे मौके मिले थे, अगर गोल डाल भी देते तो मेरे को लगता है टॉटनहम एट द एंड ऑफ द डे मैच जीत ही जाता। तो ये टोटल चीज़ है, स्टे हम्बल वाला मैंने काम बोल दिया। तो भैया इससे हम लोगों को मोरल ये मिलता है, लाइफ में कुछ भी कर लो, पैसा कमा लो, रिजल्ट आपका अच्छा हो जाए, दूसरों को रिस्पेक्ट देना मत भूलना, क्योंकि अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे आपके पास भी खराब टाइम आएगा, क्योंकि दुनिया में नथिंग इज परमानेंट मेरे भाई, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। आज जो आपके पास है कल वो मेरे पास भी हो सकता है। तो ये तो गया भैया तोरा ज्ञान और ये रिव्यू। सेकेंड मैच के ऊपर आते, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था कल, मैं वह चलो नहीं कर पाया, तबीयत थोड़ा खराब था, मैं थक गया था। मेरे सेल्टा विगो वर्सेस बार्सिलोना मैच काफी हद तक खराब था मेरे भाई। हांसी फ्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे इस मैच के बाद, पॉइंट बहुत सारा चीज है। हम लोग पिछले वीडियो में बारसा का थोड़ा जो प्रॉब्लम या फिर नेगेटिव पॉइंट है उसके ऊपर बातचीत किए थे, और सेल्टा विगो के मैनेजर या फिर सेल्टा विगो के प्लेयर शायद वो वीडियो देख चुके हैं, तो कुछ एप्लीकेबल वो चीज हुए कल के मैच में। पहला चीज जो है, मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा, फालतू का मैं वीडियो खींचूंगा नहीं। पहला पॉइंट नहीं कि भाई बारसा के पास कल ना विट नहीं था। देखो बारसा के पास आउट एंड आउट विंगर नहीं है। राइट हैंड साइड पे कल खेल रहा था रफीना और लेफ्ट हैंड साइड पे कल खेल रहा था गावी, मतलब इन्वर्टेड, मतलब वो विंगर नहीं है, मिडफील्ड की तरह खेल रहा था। तो वहां पे विट देने के लिए कोई नहीं था। कल बाल्डे भी नहीं था, जेरार्ड मार्टिन को आप खिलाए, तो लेफ्ट हैंड साइड कल हो गया डेड। लेफ्ट हैंड साइड से कुछ भैया हो नहीं रहा था, जो हो रहा था राइट हैंड साइड से हो रहा था। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, मैं उस वीडियो में बोला था कि बारसा मिडफील्ड में ना फिजिकलिटी से बॉल जीतता नहीं है। का जो ग्राउंड ड्यूएल बल हो या फिर बॉल जीतते हैं दूसरे टीम से, वो प्रेस करके जीतते हैं। अगर आप मिडफील्ड को खोल दोगे, आप अगर पूरा मैदान को यूज करोगे, तो वो प्रेस करना उनके लिए ज्यादा हेडेकफुल हो जाएगा। और कल सेल्टा विगो ने यही किया कि भैया वो पूरे फील्ड में फैल गए। तो भैया आप प्रेस करना चाहते हो, आप भागने वाले कुत्ते हो, आप भागना चाहते हो तो भागो, हम आपको भगाएंगे। ये काम करना पड़ेगा बार्सिलोना के अगेंस्ट में, मैंने पिछला वीडियो में बोला था। तो ये चीज कल सेल्टा विगो ने किया और बारसा को मिडफील्ड में भगाया, इसलिए सेकंड बॉल बोलो, डुएल बोलो, ये सारा चीज बारसा कल कम जीत रहे थे। लेकिन एक चीज है भाई, एक 17 साल के लमीन यमाल का क्रिएटिविटी, मैं बोलना चाहता हूँ थर्ड पॉइंट, दैट इज क्रिएटिविटी का बारसा का इतना प्रॉब्लम है। मतलब यमाल का मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप 17 साल की उम्र हो, बार्सिलोना जैसा एक क्लब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आई एम रियली इंप्रेस्ड ऑफ यमाल। अगर यमाल की जगह मैं होता तो भाई आई एम द जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि बार्सिलोना जैसे इतना बड़ा क्लब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। आप अपने यमाल की जगह पे आपको एक बार सोच के देखो कि भाई वो बंदे का वैल्यू कितना है। मतलब बंदे को 1 बिलियन आई थिंक रिलीज क्लॉज बार्सिलोना दिए है, तो भाई यूं ही नहीं दिए मेरे भाई, बार्सिलोना पागल नहीं है। तो कल का जो क्रिएटिविटी है, कल भी क्रिएटिविटी मेरे को दिखा नहीं मेरे भाई, डेड गेम था। जो 2 गोल मिले ना,
बहुत ही ज़्यादा क्रैपी गोल थे, बहुत ही ज़्यादा एक मतलब केजी वाला गोल था। और उनके जो डिफेंडर थे, आई थिंक मिंगद, ऑस्कर मिंगदा थे, दोनों गोल के लिए वही कारण है। रफीना को जो गोल मिला बंदे एंटीसिपेशन नहीं कर पाए, और दूसरा गोल तो भाई बहुत ही ज़्यादा थू था भैया, वो लेवेंडोव्स्की को पास दे दिया। तो भैया जो 2 गोल मिले हैं, मतलब एक 1-1 चांस बना था रफीना का 77 मिनट में, जो बार पे पोस्ट पे हिट हुआ, लेकिन बाकी जो 2 गोल हुए ना, वो 2 गोल बहुत ही घटिया गोल था मेरे भाई। ये 2 गोल वाला मैच नहीं था, ये सेल्टा विगो का ड्रॉ करने वाला मैच नहीं था, ये सेल्टा विगो को जीतने वाला मैच था। क्योंकि अगर आप एक्सजी पे गौर करते हो, सेल्टा विगो का एक्सजी 2.60 और उनका बिग चांस आप अगर देखो तो शर्म आ जाएगा मेरे भाई। 7 बिग चांस मिले सेल्टा विगो को, 5 बिग चांस मिस किए वो लोग। यागो आसपास 10-12 मिनट के अंदर 1-1 मिस किए, यागो आसपास एक और भी मिस किए थे, बहुत बार चांसेस मिले थे। मतलब ये बार्सिलोना लकी था कि बार्सिलोना मैच ड्रॉ किया, और लग भी बार्सा के साथ था। क्यों? क्योंकि 45 मिनट में जेरार्ड मार्टिन का वो रेड कार्ड हो जाता, वो सेकंड येलो कार्ड था 45 मिनट्स में। यागो आसपास के ऊपर बंदे ने जो टैकल मारा, वहां पे रेड कार्ड मिला नहीं, मतलब आपका लक आपके फेवर में गया। 2 स्क्रैपी गोल मिले, 2 लक बाय चांस, मतलब दूसरे डिफेंडर हाउलर कर दिए। लेकिन उसके बाद भी 84th मिनट में आप 2-0 अप हो, उसके बाद भी अगर आप 2 गोल कंसीड कर जाते हो, तो भैया क्वेश्चन मार्क तो भैया उठेगा, सुताई तो पड़ेगा, लात तो मारेगा हांसी फ्लिक भैया। आज रात को जितने सारे प्लेयर्स है भैया, लात जूते तो पड़ेंगे भाई हांसी फ्लिक से। क्योंकि हांसी फ्लिक बोले हैं कि लास्ट का 10 मिनट नहीं मेरे भाई, मेरे को 90 मिनट्स फुटबॉल ही गंदा लगा। एंड जो होना चाहिए, इंटेंसिटी बताओ, डायरेक्टनेस बताओ, उतना ज़्यादा दिखा नहीं। मतलब फिलोसफी ठीक था, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना ठीक नहीं था मेरे भाई। और भी कुछ पॉइंट्स है, फ्रैंकी डी जॉन्ग कल आया था, फ्रैंकी डी जॉन्ग के ऊपर बू किया जा रहा था। फ्रैंकी डी जॉन्ग को बहुत सारे बार्सा फैंस या फिर जो अल्ट्रा थे वो बोल रहे थे कि लीव आवर क्लब। फ्रैंकी डी जॉन्ग के कंट्रीब्यूशन से बार्सिलोना खुश नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पेड खिलाड़ी है, बंदा फिट नहीं रहता। इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले समर विंडो में फ्रैंकी डी जॉन्ग स्टे करेंगे या फिर डी जॉन्ग को मार्केट में फेंका जाएगा। टोटल मिला के 2 मैच में 2 हार्ट ब्रेक हो चुके बार्सिलोना का, रियल सोसिएदाद के साथ मैच हार चुके, और कल का मैच भी 2 पॉइंट उन्होंने लॉस किया। तो टोटल मिला के मामला ये है मेरे भाई, बार्सिलोना भी टॉप पे है, लेकिन रियल मैड्रिड अगर अपना बाकी 2 मैच जीत जाता है तो मैड्रिड के साथ बार्सिलोना का डिफरेंस सिर्फ 1 रह जाएगा। अब प्रेशर मैड्रिड के ऊपर है, उनको मैच बैक टू बैक जीतना पड़ेगा, लेकिन एज अ राइवल तो मैं खुश हूँ, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया। लेकिन मेरे को लगता है हांसी फ्लिक को थोड़ा सोचना चाहिए, और ये जो जगह है, एंड मेरे को लगता है ना कि विंटर में ना कि विंगर साइन करना चाहिए। जब डैनी ओल्मो आया था, मैंने बोला था कि भाई एक विंगर अगर नहीं होगा, डायरेक्टनेस अगर नहीं होगा, आप अगर विड प्रोवाइड नहीं होगा, तो हांसी फ्लिक के सिस्टम में आप काम नहीं कर सकते मेरे भाई। हांसी फ्लिक को चाहिए 2 आउट एंड आउट विंगर जो विड प्रोवाइड करे। अब देखना पड़ेगा विंटर विंडो में किस विंगर के ऊपर बिड वगैरह करते या फिर प्लानिंग वगैरह करते। तो ये है टोटल चीज। आज मैच है भैया, रूबेन अमोरिम एरा स्टार्ट होने वाला है इप्सविच टाउन के साथ। उसके बाद रियल मैड्रिड का भी मैच हम लोग देखेंगे, वॉच अलोंग करेंगे। तो मिलते हैं रात को वॉच अलोंग पे। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।